नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात के कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मोदी और अमित शाह जब कोई प्लानिंग करके जब कोई बड़ा गेम खेलते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हर हाल में उस गेम को जीता जाए। लेकिन महाराष्ट्र की तारीख कुछ ऐसी है कि जब जब मोदी जी ने और अमित शाह ने वहां गेम खेला सरकार गिराने का, अपनी बनाने का, तब तक पेच कहीं ना कहीं फंस गया। पहली बार तो देवेंद्र फडणवीस ने शपथ तक ले ली थी, सरकार तक बन गई थी, फिर गिर गई। उसके बाद भी कई प्रयास हुए और ये जो मौजूदा प्रयास है, जो सबसे बड़ा हमला है शिवसेना पर, उस गेम में भी कहीं ना कहीं पेच फंसता चला जा रहा है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इतने दिन हो गए, अगर मेजॉरिटी, अगर 38 विधायक साथ में हैं एकनाथ शिंदे के, तो फिर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पहल क्यों नहीं कर रहे? सरकार क्यों नहीं गिराई जा रही? नई सरकार क्यों नहीं बनाई जा रही? पेच है, उसमें पेच है। और इसी पेच को लेकर कल रात देवेंद्र फडणवीस सोए नहीं, सोए एकनाथ शिंदे भी नहीं और सोए अमित शाह भी नहीं। क्यों नहीं सोए? इसी कहानी से मैं पर्दा उठा रहा हूं और मैं आपको वो दुखती रग, जी हां, वो जो दुखती रग है जिसकी वजह से बाजी कहीं ना कहीं फंसती चली जा रही है, उस पर भी मैं आज बड़ा खुलासा करूंगा। और हमारे साथ एक खास मेहमान भी रहेंगे जिनको सुनना आप हमेशा पसंद करते हैं। अब जानकार कहते हैं कि कल मोटा भाई ने 2 चार्टर प्लेन्स का इंतज़ाम किया। एक चार्टर प्लेन गुवाहाटी से चला और एक चार्टर प्लेन रात में चुपके से मुंबई से उड़ा। और मुंबई का जो चार्टर प्लेन था वो गुजरात ना जाके, दिल्ली ना जाके, इंदौर में उतरा और इंदौर में उतरकर वो चार्टर प्लेन बड़ौदा पहुंचा। इस चार्टर प्लेन में देवेंद्र फडणवीस बैठे थे और ये शिवसेना का जो काडर सड़कों पर उतर आया, उसका ये डर था कि सीधे गुजरात जाने की जगह वो इंदौर गए और इंदौर से उन्होंने फ्लाइट बदली। और इसी तरह एकनाथ शिंदे दबे पांव रात में अपने होटल से निकले और उन्होंने चार्टर किया। चार्टर से वो दिल्ली आए, दिल्ली से बड़ौदा गए और वहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग हुई फडणवीस की और एकनाथ शिंदे की, जिसको मॉनिटर कर रहे थे दिल्ली में बैठकर अमित शाह। तो ये लोग तीनों लोग नहीं सोए। और क्या है सोने की वजह? क्यों नींद नहीं आ रही? क्यों नींद उड़ गई है? ऐसा क्या हो गया है? ठाकरे ने ऐसा क्या कर दिया है? शिव सैनिकों ने ऐसा क्या कर दिया पिछले 48 घंटों में कि गुजरात लॉबी की नींद उड़ गई? इस पर मैं आ रहा हूं। अब दोस्तों, जो बीजेपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पार्टी पर नजर रखते हैं, उनका यह कहना है, और खासकर ये खबर अमित शाह के खेमे से छन के आ रही है, कि इस वक्त बीजेपी के पास 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि सीधे सीधे ये जो 38 बागी विधायक हैं शिवसेना के, ये स्पीकर के सामने जाएं, डिप्टी स्पीकर के सामने जाएं, या फिर गवर्नर के सामने जाएं, अपना दावा पेश करें, अपनी संख्या बल दिखाएं और उसके बाद सरकार बदलने की, गिराने की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन यहाँ पेच क्या? यहाँ पेच ये है कि जब से ठाकरे परिवार ने, उद्धव ठाकरे ने और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने ललकारना शुरू किया है, और जिस तरह से पिछले 48 घंटे या 72 घंटों से तोड़फोड़ हो रही है, जो बागी विधायक हैं इनको धमकियां दी जा रही हैं, तोड़फोड़ हो रही है, काडर जो है लाठी डंडा लेकर आ गया है, उसी शिवसेना स्टाइल में, जिस शिवसेना को बाल ठाकरे के दौर में याद किया जाता था। अभी जो जख्मी शेर है, जो घायल शेर सड़कों पर आया है, इससे बागी विधायक डर गए हैं। अब वो आए कैसे? अगर वो आए तो हो सकता है कि मुंबई, जो आप कह सकते हैं ठाकरे की कैपिटल है, वहाँ पर काडर तूफान मचा सकता है। और इसलिए गुजरात लॉबी भी डर रही है, बाकी विधायक भी डर रहे हैं। तो इस वजह से ये अभी भी गुवाहाटी में छुप कर बैठे हैं और इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये विधायक जो हैं ये मुंबई आएँ और परेड करें, गवर्नर से मिले, जबकि गवर्नर खुद बीजेपी का है। एक तो विकल्प यहाँ नहीं चल रहा, क्योंकि शेर की जो दहाड़ है उसका असर इतना ज़्यादा है कि घबराहट हो रही है। दूसरा विकल्प यह है कि जो फॉर्मूला कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए
कामयाब किया, या जो फार्मूला मध्य प्रदेश में था। और वो फार्मूला ये है कि अगर ये जो 38 विधायक बागी हैं, अगर इनसे इस्तीफा दिला दिया जाए और उसके बाद जो संख्या बल बनती उसमें अगर बीजेपी दावा पेश करे तो शायद उद्धव ठाकरे किनारे हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये ग्राफिक्स देखें, एक्चुअल स्ट्रेंथ जो इस वक्त है 288 नहीं, 287 है। और 287 विधायकों की जो स्ट्रेंथ है, अगर इसमें हम 38 बागी ये इस्तीफा दे दें मध्य प्रदेश के फार्मूले पर, तो संख्या बचती है 249, यानी बहुमत के लिए 125 विधायक चाहिए। अब बीजेपी के पास 106 हैं और उस 106 में आप कह सकते हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट हैं, वो संख्या बन नहीं पा रही है। तो अगर इस्तीफा दें तो विकल्प नहीं बनता, अगर इनको मुंबई बुलाएं तो तोड़फोड़ है। और तोड़फोड़ ही नहीं है, डर ये है कि ये जो विधायक 38 आएंगे, जैसे ही ये मुंबई लैंड करेंगे शिवसेना की धरती और ज़मीन पर, हो सकता है इसमें से 10-12 विधायक ठाकरे के कदमों में फिर गिर जाएं, फिर झुक जाएं, डर के मारे, आतंक के मारे, जो भी है। और ऐसी स्थिति में फिर जो गेम है वो फेल हो जाता है। तो दोनों जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं जो दोनों विकल्प हैं, उस विकल्प को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कर रहे हैं अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, रात रात भर मीटिंग कर रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा। और इसीलिए पिक्चर अभी बाकी है। कवर किया है। बाबू, एक सवाल आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या पिक्चर जो है वो अभी बाकी है? क्या इस पूरी कहानी का पेच फंस गया है और दिल्ली में बैठकर अमित शाह और मोदी जी सोच रहे हैं कि ये इस बार भी लगता है गेम गलत हो गया है, कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ दिख रहा है मुझे? बिल्कुल, अभी तो पिक्चर शुरू ही नहीं हुई है दीपक जी, अभी तो ट्रेलर है। पिक्चर अब शुरू होगी। सवाल ये है कि जो लोग बागी होके गए, उनमें वो आत्मविश्वास ही नहीं पनप रहा है कि गुवाहाटी से मुंबई आने के बाद ये नंबर बरकरार रहेगा। प्रश्न वो है, मतलब यदि अभी उनके पास 38 या 40 लोगों का आंकड़ा बता रहे हैं, हम 40 लोग समझते हैं, वो कहते हैं कि 40 शिवसेना के एमएलए हमारे पास है। नहीं, आपका ये कहना है कि अगर ये 38 बागी विधायक मुंबई आते हैं तो जिस तरह का शोर शराबा हो रहा है, जिस तरह का विरोध हो रहा है, जिस तरह शिवसेना का काडर गली गली निकल आया है, निशाने पे उसने रखा है, आपको लगता है कि डर के मारे, शेर के डर के मारे कहीं आधे विधायक फिर दोबारा जो है वो उद्धव ठाकरे के घर ना पहुंच जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूं आपको। आप यदि शिवसेना का पत्र देखें तो शिवसेना ने 35 लोगों को नहीं निकाला पार्टी में से, उन्होंने 16 की लिस्ट दी डिप्टी स्पीकर के पास, इनको सस्पेंड किया जाए। ये जो 16 दिए हैं, इसका मतलब जगह रखी है बाकियों की। एकनाथ शिंदे तो ठाणे में किंग हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे को ठाणे में इतना मसल पावर है कि कुछ नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे तो ठाणे के, कुछ मुंबई के और कुछ पालघर के लोगों को बचा लेंगे। यवतमाळ में क्या होगा, औरंगाबाद में क्या होगा, नांदेड़ में क्या होगा, धुलिया में क्या होगा, जलगांव में क्या होगा, वहां अमरावती में क्या होगा, वर्धा में क्या होगा, नागपुर में क्या होगा। और ये जो पहला जोल्ट लगा शिवसेना को, और जो भाषा का आपने क्योंकि आप क्राइम कवर करते हैं, और क्राइम में तो आपको बॉडी लैंग्वेज से आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। जो पहले दिन का इनका बॉडी लैंग्वेज था शिवसेना का कि अरे आपको मुख्यमंत्री बनना है, आप बनाइए, आइए, आपको क्या चाहिए आइए, आप अध्यक्ष बनिए पार्टी के। उसके बाद जो दूसरे दिन तेवर बदले हैं, उसका पीछे बहुत बड़े कारण है। क्योंकि इतने बड़े लोग जाने के बाद हम भी सोच रहे थे ये तो पूरी पार्टी ही अक्रॉस द लाइन टूट गई। एक ऐसा जिला नहीं, एक ऐसा जिला नहीं जहां शिवसेना में मतलब वहां से एमएलए गया नहीं। बहुत स्थिति इतनी बुरी लग रही थी जब ये पहली बार देखी। तो कोई भी यदि मैं किसी को कहूं कि ये लिस्ट है और ये लोग हैं, तो वो कहेंगे कि अरे ये तो क्या हो गया। देखिए, ठाणे से 5 गए, मुंबई से 4 गए, औरंगाबाद से 5 गए, जलगांव से 4 गए, रायगढ़ से 3 गए, उस्मानाबाद से 2 गए, सातारा से 2 गए, कोल्हापुर से 2 गए, बुल्ढाना से 2 गए, नांदेड़, पालघर, नासिक, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाल से एक एक गया।
पूरा महाराष्ट्र कवर हुआ। तो इनिशियली उन्हें लगा तो हम तो पूरी तरह से निपट गए, लेकिन फिर जाके इन्होंने देखा कि संगठन क्या कह रहा है। दूसरे दिन जी। जिला प्रमुखों से बात हुई। पालघर और ठाणे ये 2 जिले छोड़ के बाकी सारे जिला प्रमुख उद्धव ठाकरे के पीछे पहाड़ जैसे खड़े हो गए। और फिर यही बाजी कारपोरेशन पलट की गई। बात, फिर नहीं, उसके अब आगे की बात सुनिए। उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र में 27 महानगर पालिकाएं और 27 महानगर पालिका में 532 कारपोरेटर है शिवसेना के। जी। तो उन्होंने वहां टटोलना शुरू कर दिया कि कारपोरेशन में कितना समर्थन मिल सकता है, क्योंकि शहर में भी कितना समर्थन मिलेगा। तो मराठवाड़ा में 4 कारपोरेशन है, औरंगाबाद, नांदेड़, वाघेली, परभणी और लातूर। उसमें से सिर्फ नांदेड़ कारपोरेटर जो है वो बोल रहे थे हम शिंदे के साथ जाएंगे, बाकी 3 कारपोरेशन इनके साथ हो गए। विदर्भ में 4 कारपोरेशन है, अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, नागपुर। उसमें सिर्फ अकोला के कारपोरेटर कह रहे थे जो 8 है हम शिंदे के साथ जाएंगे, बाकी सारे 3 इनके साथ हो गए। मुंबई, कोंकण, जहां एकनाथ शिंदे का अच्छा प्रभाव है, वहां पे मुंबई, उल्लासनगर, मीरा भाईंदर ये उद्धव के साथ है। नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और भिवंडी ये एकनाथ शिंदे के साथ है। अब आते हैं उत्तर महाराष्ट्र में, जहां नासिक, मालेगांव, जलगांव, अहमदनगर और धुले सारे के सारे टोटल उद्धव के साथ है। उत्तर महाराष्ट्र में और जो पश्चिम महाराष्ट्र है, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, सांगली टोटल उद्धव के साथ है। 26-27 में से सिर्फ 6 इनके साथ। उनका उत्साह और बढ़ गया। और जहां कारपोरेटर उनके साथ है तो जिला अध्यक्ष इनके साथ है। तो वहां पूना में देखिए क्या हो गया, सावंत का ऑफिस तोड़ा गया। अब ठाणे मैंने आपको बोला गढ़ है इनका, लेकिन उल्लासनगर में क्या हो गया, श्रीकांत शिंदे जो भतीजा है इनका, इनके बेटा और बेटी की तो मृत्यु हो गई, जो भतीजा है श्रीकांत शिंदे उसका ऑफिस तोड़ा गया, सांसद है। तो अब इनको ये लगने लगा कि कहीं जनता तो हमारे खिलाफ नहीं हो रही। और महाराष्ट्र का बागियों को लग इतिहास रहा है, है। महाराष्ट्र का इतिहास है, शिवसेना की टूट छोड़िए। शरद पवार ने जब पुलोद बनाई थी, जो जो लोग अपनी पार्टी छोड़ के शरद पवार के साथ गए बाद में चुनाव नहीं जीते। कभी एक आध बार आप इस टूट के ऊपर एक कार्यक्रम करें तो मैं आपको एक एक महाराष्ट्र में, जब से महाराष्ट्र बना तब से अब तक लेकिन कैसे गठबंधन भाव ये बताइए कि ये जो अब स्थिति है जो आप बता रहे हैं कि अगर कारपोरेटर सारे जो हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, जिला अध्यक्ष खड़े हैं, सांसद खड़े हैं, कुछ विधायक खड़े हैं, नेता नगरी और काडर खड़ा है और लाठी लेके खड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या अब गुवाहाटी से जहाज उतरेगा? क्या ये जो बागी विधायक हैं ये आएंगे, गवर्नर के सामने परेड करेंगे, डिप्टी स्पीकर से मिलेंगे, दावा पेश करेंगे? तो आखिर ये होने जा रहा है या अभी पहले से कहीं ज्यादा डर बढ़ गया है? पहले से ज्यादा डर बढ़ गया है ये होलिज्म होने से। और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज जो उन्होंने पत्र लिखा गृह मंत्री को, हमें सुरक्षा चाहिए। एक तरफ आप कहते हो कि ओरिजिनल शिवसेना हम है, सारी शिवसेना हम है भाई, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये तो बाल ठाकरे की शिवसेना हमारी है। तो बाल ठाकरे की शिवसेना के सैनिक भागते नहीं। यदि फरार शिवसेना नहीं होते आपकी हैं। है, 37 विधायक आपके हैं, 40 विधायक आपके हैं, तो वो विधायकों के समर्थक कहां गए? वो क्यों बाहर नहीं निकल रहे? वो क्यों बचाव के पक्ष में नहीं आ रहे? क्योंकि आपके विधायक जिन लोगों ने जितवाए थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी, ये वही सैनिक है जो उद्धव के साथ खड़े हैं। अब एक आपको दूसरा हास्यास्पद, एक एक भाऊ सेकंड, एक आपको मिनट टेक्निक जी एक बताता हूं। हास्यास्पद बात कैसी है, दर्शक को भी अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि हमारी गृह मंत्रालय ने हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ की। बहुत बुरी बात। सवाल यह है, सिक्योरिटी तो इनके पास थी, ये सिक्योरिटी को छोड़ के सूरत गए। गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी नहीं निकाली, ना कोई ऐसा आदेश है। मंत्री को जितनी सिक्योरिटी होती है वो बॉर्डर से वापस कर दिया आपने, आपने सिक्योरिटी छोड़ी। मंत्री के घर पे आज भी सिक्योरिटी है, एमएलए के घर में सिक्योरिटी नहीं होती, ऑफिस और घर। नहीं, ये तो डर की बात हो गई, लेकिन हम्म, जो जो बड़ा सवाल ये है
कि इस्तीफा भी नहीं इनको दिलाया जा सकता, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि अगर इस्तीफा देते हैं ये सारे के सारे विधायक तो भी बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं बनी। मेरा जो आप सवाल ये है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, ये तीसरी बार है जब इनका प्लान फेल हो रहा है। तो ऐसी क्या वजह है कि महाराष्ट्र में बार बार जो भाजपा के चाणक्य हमेशा उनका प्लान फेल हो जा रहा है? और आपको क्या लग रहा है कि अब ये प्लान कहीं ना कहीं हाथ से निकल रहा है अमित शाह के? देखिए, ऑपरेशन कमल 7 जगह हुआ है जब से मोदी जी आए तब से। यह ऑपरेशन कमल वहीं सक्सेस हुआ है जहां अपोजिशन पार्टी में कोई चाणक्य नहीं था, आंकड़ों का बाजीगर नहीं था। यह ऑपरेशन कमल आपका राजस्थान में फेल हो गया क्योंकि वहां अशोक गहलोत ने आंकड़ों के साथ खेला, उसने वो आंकड़े नहीं होने दिए। और अब मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गया क्योंकि ये आंकड़े समझ ही नहीं पाए। इनको लगा कि 2/3 होगा नहीं, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इस बात को नहीं समझ पाए कि इस्तीफा देने से सदन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बीजेपी ऑटोमेटिक सत्ता में आएगी। कर्नाटक में ऐसा ही हुआ जी। तो ये यहां पे शरद पवार बैठे। शरद पवार स्पीकर के रोल को कैसा खेलना इन सबसे अच्छा जानते हैं, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से। मोदी जी यूं ही शरद पवार को वो नहीं कहते, गुरु नहीं कहते। शरद पवार ने ऐसे कई डिफेक्शन करवाए और कई बचाए। एक डिफेक्शन महाराष्ट्र में हुआ था जब शिवसेना अपोजिशन में थी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जोशी जी को बनाया गया था, मनोहर जोशी जी। तो छगन भुजबल नाराज हो गए। जब छगन भुजबल नाराज हो गए तो उनके सर पे हाथ रखा शरद पवार ने, क्योंकि उनको एक ओबीसी नेता चाहिए था, माली समाज का। वो 18 लोगों को लेके बाहर आ गए। तब 1/3 का तब रूल था। 55-56 सदस्य थे। बाल ठाकरे तब जिंदा थे, पहला शिवसेना का स्प्लिट है। और जब मधुकर राव चौधरी स्पीकर थे, नागपुर अधिवेशन चल रहा था, उन्होंने जब ये लेटर दिया कि साहब ये हमारे पास 18 लोग हैं और हमको अलग गुट बनाया जाए, तो वो 18 लोगों का लेटर जैसे मीडिया में पता पड़ गया, ये 18 लोग नागपुर से उठा लिए गए। उसमें से जो 6 मिले उनको शिवसेना ने, कैडर ने, और सीधा पेश किया मातोश्री में। बाल ठाकरे के सामने थर्राने लगे, बोले हमसे गलती हो गई, जबरदस्ती ले गए थे। बोले लिख के दो। उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी कि हम 6 लोग शिवसेना में वापस आ गए। वो चिट्ठी पहुंची, जैसी खबर बाहर मार्केट में आ गई, बाकी जो छुपे हुए थे वो सब जाके सरेंडर हो गए। अल्टीमेटली बचे 2, छगन भुजबल और भिड़े। अब बताइए, एंटी डिफेक्शन में तो मर जाएंगे, इस्तीफा देना जरूरी हो गया। मधुकर राव चौधरी ने कहा, बड़ा आउटराइट स्पीकर थे, प्रिंसिपल वाले आदमी थे, उन्होंने शरद पवार को कहा कि इनको इस्तीफा देना होगा, ये 2/3 में आते नहीं। शरद पवार ने उनको कहा कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, सिर्फ आप मेरी बात मानेंगे। सबसे पहले लेटर क्या मिला आपको? 18 लोगों का। आप उस सिग्नेचर को मान जाइए, ब्रेक अवे ग्रुप को सैंक्शन दे दीजिए। बोले उससे क्या होगा? बोले सैंक्शन तो दे दीजिए। बोले ये दे दिया बैकडेट में। बोले उसके बाद उस 18 में से 6 लोग और निकल गए, अलग ग्रुप बनाया, शिवसेना वापस गए। अभी तो जी ऐसा कर करके उन्होंने उन 2 लोगों की सदस्यता रखी। ये है खेल। तो इस खेल में अब बीजेपी भी श्योर नहीं है कि फ्लोर पे 1992 में महाराष्ट्र के असेंबली में ऐसा हुआ है। एक ब्रेक अवे ग्रुप गया, वापस आया, आने के बाद उसमें से 2-3 विधायक भाग के स्पीकर के कमरे में गए, हमें संरक्षण दीजिए, जबरदस्ती लेके गए थे। वो लोग भूले नहीं। यदि इस बार ऐसे 4-5 लोग चले गए तो यहां तो लुटिया डूब गई, ये तो सबके सब सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये थे अशोक वानखेड़े, और वो कह रहे थे कि जो गेम प्लान है अमित शाह का, देवेंद्र फडणवीस का, और कई महीनों से जो एक्सरसाइज चल रही थी इस पूरे प्लान को रचने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वो किसी मोड़ पर आके वो प्लान फंस गया है, उलझ गया है। और शायद इसीलिए गुवाहाटी में जो होटल 26 तारीख तक बुक था, उसकी बुकिंग आगे बढ़ा दी गई है। यानी पिक्चर अभी बाकी है। और ठाकरे ने बता दिया है कि मुंबई में ठाकरे का मतलब क्या होता है। बहरहाल इस लड़ाई के कई विकल्प अभी भी खुले हुए हैं, और हो सकता है कि
कोई लीगल रास्ता निकले। हो सकता है कि हिम्मत करके एकनाथ शिंदे और उनके बागी साथी वो गवर्नर का आशीर्वाद लें, या फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिप्टी स्पीकर को कन्विंस करें, या फिर पूरा प्लान ही फेल हो जाए, या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाए। जो भी विकल्प हैं, आने वाले जो दिन हैं बहुत रोचक होने जा रहे हैं राजनीति के लिहाज से। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पर्दे के पीछे जो भी घट रहा है वो सारी बातें आपके सामने रखूं, जिसको गोदी मीडिया कहीं ना कहीं छुपाती है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती है इशूज़ को, और कहीं ना कहीं सरकार की ज़ुबान पे बोलती है। तो उससे थोड़ा हट कर क्या फैक्ट है, क्या वाकई घटनाक्रम है, और पर्दे के पीछे जो असली लड़ाई है क्या लड़ी जा रही है, मेरी कोशिश रहेगी आपके सामने तक लाऊं। बाद में सिर्फ इतना ही मुझे कहना है आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस आवाज़ को आप अपनी आवाज़ समझिए, एक सच की आवाज़ समझिए। ये आपके अधिकारों के लिए आवाज़ आप तक पहुंचती है। इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।